ये सब साफ काहे नहीं करता है? ये देखो तो कितना गंदा है यहाँ पे आकर के। हट पागल से। देखो तो ये क्या है? साफ किया था, ये गंदा कहाँ से आ गया है? तुम्हारे नानी गांव से आया है। अरे ये सब देने का नया है, जवाब देते हैं आजकल, नहीं देते हैं ये सब का जवाब। ऐसे फालतू का ये सब नोटंकी बतिया करके रखते हैं। सबका जवाब देना जरूरी ना है। चलिए आ जाइए, क्या हालचाल है? ठीक है, आइए। तब आज जो है सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 ना, चैप्टर नंबर 4 को क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ये अशोक कुमार जो पूछ रहा है, तुमको बताए ना है? ज्यादा होशियार है, इतिहास नहीं पढ़ा है। जब पढ़ा रहे थे तो कहां था? लेक्चर दे रहे तो ध्यान कहां था? यानी फालतू का टाइम व्यस्त करता है। गांधी जी केसरी हिंद की उपाधि कब लौटाया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध है इसका उत्तर। ई इसका उत्तर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया है। कुछ भी जो मन हुआ पूछ दिए। ठीक है, इतिहास नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ा रहे हैं, जाकर के पढ़ लो दूसरा बैच में। जब पढ़ाते हैं तो कहां रहता है? खाली टाइम वेस्ट करेगा। जो आंसर बताए हैं जिस क्वेश्चन का वो सही है, सीधा सा बात है। अपना दिमाग मत लगाइए ज्यादा। ऐसे एक एक करके जवाब देते रहे तो सब दिन पता चलेगा इसी में मेरा टाइम खत्म। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना याद रखो बस, अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आइए, हटा दो कमेंट जी। इस क्वेश्चन में घटना चक्र का क्वेश्चन ना है, इस क्वेश्चन में लुसेंट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ना है। इसमें क्या सब है? वही सब तो है इसमें। घटना चक्र भी करे, लुसेंट भी करे, जो मन है करते रहो। पागल सब, कुछ समझ में भी नहीं करता है। इसमें लगता है हम अपने नानी गांव से उठा करके क्वेश्चन दिए हैं। आइए, ज्यादा होशियार आदमी 3 बार धोखा खाता है, समझे? तो ज्यादा होशियारीपना मत करो, जीवन भर ऐसे ही रह जाएगा। अब विद्वान बनने के चक्कर में, ज्यादा विद्वान बनना है ना, तो आओ स्पेशल क्लास लेते हैं तुम्हारा, विद्वान बनाते हैं।
विद्वान बनाने वाला एगो बैच देने जा रहे हैं शाम में 7 से 10। आओ उसमें विद्वान बनाते हैं, रात में 7 से 10, समझे। एक के दिन ना टेस्ट है मेरा, दूसरा दिन हम खाली ना है, तो वहां पर विद्वान बनाने वाला बैच दे रहे हैं। आइए विद्वान बनाते हैं, जो मन हुआ क्या बतलाया जाए, नहीं जो मन में आया वो पूछ दिए। अच्छा हम तुम्हारा तो एकदम नौकर हैं, तुम्हारे हर सवाल का हम जवाब देंगे। यानी डेली पुर्जा लिख करके यहां पर भेज देगा। जो समझाए जो बताएं सीधा सीधा याद रखो, नोटंकी मत बतियो ज्यादा। अब पर्ची यहां पे नहीं रहना चाहिए, कल से एक भी पर्ची नहीं रहना चाहिए। फालतू का टाइम बर्बाद करेगा। जो पढ़ाए वो तो याद है न। कल उठने बोले थे, क्या गो लड़का लड़की उठा, मुश्किल से 10 गो 15 गो लड़की खड़ा हुई थी, और ऊपर से मुश्किल से 10 गो लड़का आया था। यानी जो बता दिए हैं जो समझा दिए वो तो याद है न। जो आंसर मरवा दिए हैं वो ब्रह्मा जी का लकीर है, अपना दिमाग मत लगाओ, दोबारा मत पूछो। लेवल 2 का फलना तो नानी गांव, जब क्वेश्चन बता रहे तो नानी गांव में था। लेवल 2 का तीसरा आंसर गलत बताएं, गलत याद रखो, सीधा बात है। ऐसे आंसर कोई गलत बताए ही नहीं है। आंसर में डिस्कशन करवा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चन का आंसर गलत है, क्या वो टाइपिंग मिस्टेक। मुश्किल से अभी तक में हमको लगता है एगो मिला होगा, एगो दूगो मिला होगा। 300 400 500 क्वेश्चन करवा दिए, एगो दूगो आंसर मिला है, नोटंकी बतियाता है। पढ़ने का लक्षण तो है ये नहीं है, जो पढ़ाए वो तो याद होगा नहीं। और गांधी जी वाला कौन था ये अशोक कुमार, कौन है रे, उठो तो है, उठो तुम, कौन है, उठो, कहां था, पढ़ा रहे थे, कहां था तुम। पढ़ने वक्त ध्यान में रहता नहीं है। आइए, लुसेंट पढ़ा होगा, लुसेंट, लुसेंट जाकर कहीं पर पढ़ा होगा। हम तो लेक्चर के दौरान ही भी बोल दिए थे कि लुसेंट फलना देता है, गलत है। ऑथेंटिक बुक जाकर के पढ़ो, पागल सब। पहला क्वेश्चन, सॉरी, चैप्टर 4 का लेवल 2 का पहला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है। कौन है अशोक कुमार, है कहां है अशोक कुमार, अशोक कुमार को भेजो तो उधर से जी। कौन है अशोक कुमार, अरे कौन है जी, कौन है अशोक कुमार, भेजो 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 भेजो, इधर इधर इधर। हाँ वहीं पे रहना। गांधी युग पढ़ा रहे थे, कहां थे आप। हम जो पूछ रहे हैं जवाब दीजिए सीधा सीधा। गांधी युग पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, कहां थे आप। क्लास में थे तो क्या बताए थे, असहयोग आंदोलन में क्या बताए थे। लेक्चर हम चलवाएं यहां पर असहयोग आंदोलन का है, तो क्या बताए थे उसमें। तो असहयोग आंदोलन बताए तो फिर प्रश्न पूछने का क्या जरूरत था। जाकर के बीएल ग्रोवर पढ़िए, बिपिन चंद्रा पढ़िए, शेखर बंदोपाध्याय का बुक पढ़िए, तीनों बुक में लिखा हुआ है। वो तीनों बुक बेहतर है या लुसेंट बेहतर है। जो बताएं वो याद रखिए, बेवजह का क्वेश्चन मत कीजिए। जो बता दिए हैं उसके लिए आप काहे क्वेश्चन करेंगे।
कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो टाइम किलिंग वाला ना बात हुआ जी। जो बात बता दी है उसको लेकर के आप 72 बार पूछिएगा कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है। शांत रहिए। अब आइए बोर्ड पे। पहला, भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। हां, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। सही है ना? हो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया। नहीं, गलत है ना? हो और चुनना किसको है? गलत को ना। आंसर बी होगा, एकदम बी होगा। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। हां, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। एच.सी. मुखर्जी के साथ साथ एक और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, वी.टी. कृष्णा। दोनों उपाध्यक्ष थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। हां, अंतरिम अध्यक्ष मतलब अंतिम से ठीक पहले। प्रोटेम स्पीकर कहिए, अंतरिम अध्यक्ष कहिए और अस्थायी अध्यक्ष कहिए, बात बराबर है, सही है ये भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा उसका उत्तर? बी नंबर। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, उस प्रस्तावना में कौन कौन शब्द नहीं थे? समाजवादी शब्द था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत न जोड़ा गया है, ये नहीं था। पंथनिरपेक्ष शब्द था, उसे भी 42वां संविधान संशोधन के तहत न जोड़ा गया। अखंडता शब्द था, इसको भी 42वां संविधान संशोधन के तहत न जोड़ा गया। गणराज शब्द था, हां गणराज शब्द था। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन शब्द शामिल नहीं थे? ना तो समाजवादी शब्द शामिल था, ना पंथ निरपेक्ष और ना अखंडता। यानी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। उत्तर ए होगा। क्लियर है ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकार के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी। अब सी इसका सही उत्तर क्यों होगा समझिएगा। है ये पंखा को बंद करो, तो है पंखा बंद करो, इसको बंद करो इसको। देखिए, प्रस्तावना की अगर आप बात करेंगे तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता स्थापित करने की बात की गई है। स्वतंत्रता ना है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता स्थापित करने की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है। आए की गई है। और आप याद कीजिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में ही अनुच्छेद है 19 से 22, जिसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो प्रस्तावना जिस स्वतंत्रता की बात करता है वो मूल अधिकार के अध्याय में है और अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। फिर प्रस्तावना
समानता स्थापित करने की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता स्थापित करने की बात करता है। मूल अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच समानता स्थापित करने की बात की गई है। फिर प्रस्तावना न्याय की बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 है, आप इन अनुच्छेदों को पढ़िए, आप अनुच्छेद 38 को पढ़िए, आप अनुच्छेद 39 को पढ़िए। ये सब अनुच्छेद सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करने की बात करता है। फिर प्रस्तावना में बंधुत्व भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है। आप मौलिक कर्तव्य को पढ़िए, 11 मौलिक कर्तव्य में एक मौलिक कर्तव्य यह है कि भारत के लोगों के बीच आपसी समरसता और बंधुत्व अर्थात भाईचारे के विकास होने चाहिए, यह भी आपको मौलिक कर्तव्य है। तो मतलब प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता और समानता की बात की गई है वो मूल अधिकार में देखने को मिलता है। प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलता है। प्रस्तावना में जो बंधुत्व की बात की गई है वह आपको मौलिक कर्तव्य में देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मौलिक अधिकार में भी है, उनकी व्याख्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है और उनकी व्याख्या मौलिक कर्तव्य में भी है, उनकी व्याख्या मौलिक कर्तव्य में भी है। कुछ गया है दिमाग में? अब यही क्वेश्चन हम तो समझा दिए। फिर 5 दिन के बाद उधर से आएगा कोई फल्ला चैप्टर का लेवल 2 का फल्ला नंबर क्वेश्चन। आपका कर्जा खाए हुए हैं, एक क्वेश्चन को 72 बार हम बताएंगे, समझे? तो जब समझा रहे हो आराम से ध्यान दे करके सुनिए, दोबारा हम नहीं बताएंगे, उतना टाइम ना है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। अब नहीं समझे हैं तो इसमें हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते। आगे और पढ़िए और लेक्चर ध्यान से सुनिए और आगे पढ़िएगा और समझ में आएगा। इसमें क्या है जो समझ में नहीं आया है? इसमें कुछ है जो समझ में नहीं आया है? तो जब समझाएंगे तब तो दिमाग रहेगा तीरी बराही में, इको पार्क में दिमाग रहेगा, कब गर्लफ्रेंड को घुमाने लेकर के जाएंगे, शनिवार आने वाला है। यहां पर तो ध्यान रहता है नहीं, तो कहां से समझिएगा? फिर दोबारा 3 बार 5 बार पूछवे कीजिएगा, हम दोबारा जवाब देने वाले। एक बार क्वेश्चन करवा दिए हो गया, दोबारा भ्रम में मत रहिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना। 2 प्रकार के समानता की चर्चा है, प्रतिष्ठा और अवसर। और 1 भ्रातृत्व अर्थात एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है। तो 3 5 2 1 आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से एक स्टेटमेंट सही है, बाद बाकी सब गलत है। जो सही है उसी को चुनना है। पहला, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सब वर्ष 1950 में लागू संविधान के अंश नहीं थे। मतलब 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उस संविधान के प्रस्तावना में ना समाजवादी शब्द था ना धर्मनिरपेक्ष शब्द था। सही है या गलत? सही है, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 1950 में यह संविधान का अंश नहीं था, मतलब ये क्या है? सही है। आंसर हो जाएगा ए। उक्त शब्द वर्ष 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं 1976 के संशोधन द्वारा। उक्त वर्ष शब्द
उक्त शब्द वर्ष 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं 1976। उक्त शब्द संविधान के प्रस्तावना के अंग नहीं है, गलत है। वर्तमान में यह शब्द भी प्रस्तावना का अंग है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया है। ग्राम स्वराज है प्रस्तावना? नहीं। संप्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना में है, लेकिन इसे जोड़ा नहीं गया। एक और उत्तर क्या होगा? बी होगा ना। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक और आर्थिक न्याय। हां, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना भारतीय संविधान का लक्ष्य है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 को पढ़िए, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्थापित करना है। अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 को पढ़िए, मौलिक अधिकार है, ये भी है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आप पढ़िए प्रस्तावना को, प्रतिष्ठा की समानता स्थापित करने की बात, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनाने की बात। और फिर अनुच्छेद 21 को आप पढ़िए, अनुच्छेद 21 को आप पढ़िए, ससम्मान जीवन जीने का अधिकार, वही तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा मानी जा सकती है। तो ये सब आंसर हो जाएगा, सभी चारों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें धार्मिक है, बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सांस्कृतिक है, और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सांस्कृतिक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? सार्वभौमिक। किससे जाना जाता है? सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस रूप में जाना? सार्वभौमिकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? आप याद कीजिए, जो 5 शब्द है प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज, उसको याद रखने का ट्रिक कुछ बताए थे? क्या बताए थे? SSPLG, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज। क्या होगा? बी होगा। कुछ विद्यार्थी बोलेगा अब कुछ दिन में 11 का बी नहीं, डी होगा सर, हम बता नहीं रहे हैं आपको। डी क्यों नहीं होगा समझ रहे हैं ना? क्योंकि पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में है, समाजवादी शब्द
इसी वजह से डी नहीं। कुछ विद्यार्थी को अब होम ट्यूशन देना पड़ेगा हमको। ऐसे भी वो आया था तो एगो था ना, वो क्या नाम था उसका, सबीर टाइगर यादव सब आया था ना, बोला था ना रोशन आनंद तो होम ट्यूशन देता। तो अब लगता है आप लोग को होम ट्यूशन देना पड़ेगा। जिसका ये लव लेटर आता है ना, सब अपने अपने लव लेटर पर जो है अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। समय निकाल निकाल करके हम आएंगे, आप लोग को होम ट्यूशन पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। एक बात एक बार बता दी है, 72 बार पूछे, तुम भी नहीं पूछती है जी, तुम भी नहीं पूछती है, तुम्हारा इसमें एक भी ना है। एक बार में तुमको समझ में आ जाता है सब चीज। बताइए कितनी सुंदर लड़की, एक बार में सब चीज समझ में आ जाता है। एक वो सवाल आज तक नहीं की है। बताइए जवाब भी देती है ये लड़की। कल खड़ा होने के लिए बोले थे, भी लड़की खड़ा हुई थी, पूछे थे क्वेश्चन, जवाब भी दी थी। ऐसे भी इससे पूछते हैं। देखिए तेज 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 स्टूडेंट का देखिए लक्षण। ये सब भूसकोलबा सब क्वेश्चन पूछता है। आगे आइए 12 नंबर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? गुट निरपेक्ष। और ये शब्द तो प्रस्तावना में नहीं ना है, हो ना है, ये तीनों तो जोड़ा ही गया था। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। ए अगर उत्तर है तो उसको गलत कीजिए, गलत कीजिए उसको, ठीक है। कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ए इसका सही उत्तर होगा, सॉरी बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950, 26/1 होगा, 26/11 26/1 होगा, 26 जनवरी 1950, 26/1 कीजिए, 26/1 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? तो उस समय भारत संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। उस समय प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं था। तो उस समय का भारत संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। उस समय का भारत संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। आप याद कीजिए, जब प्रस्तावना पढ़ा रहे थे तो बताए थे। तो भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वास्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? अखंडता ना, अखंडता शब्द नहीं था, इसे 1976 में जोड़ा गया था। बाद बाकी सब शब्द था 1975 में। निम्नलिखित में से किस वाद में, यानी किस केस में, किस जजमेंट में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। संप्रभुता, और संप्रभुता का मतलब समझते हैं ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता है? विचार की स्वतंत्रता का वर्णन करता है? करता है। अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता करता है। विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं। और ये तीन के अलावा धर्म और विश्वास, धर्म और उपासना, ये तीन तो है ही। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये 3, और धर्म और उपासना 2 और 5 हो गया।
ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना नहीं करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता है? आए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं करता? आर्थिक स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण शब्द है हो? नहीं ना है। आप देख रहे हैं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी 2016, एमपीपीएससी 2005, समझ गए। तो हम आपको बोले थे प्रस्तावना पढ़ाते हुए, प्रस्तावना को आप याद रखिएगा, कौन सा शब्द प्रस्तावना में है और कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? संघीय शब्द है हो? नहीं ना है। बाद बाकी संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष शब्द है ना। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द नहीं थे। गणराज्य तो था। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। रिपीटेड क्वेश्चन न है, इससे पहले भी ना आया है। कौन सा कथन सही है? पहला, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, मतलब सामाजिक समानता की बात संविधान में नहीं है, गलत है संविधान में। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़िए, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 को पढ़िए, उसमें तो सामाजिक समानता स्थापित करने की ही बात की गई है। तो मतलब सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, मतलब संविधान में शामिल है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान है? नहीं। सामाजिक समानता का मतलब समझते हैं हो? समझिए, सामाजिक समानता का मतलब होता है समाज में हर कोई एक समान है, महिला हो, पुरुष हो, उच्च जाति को के हो, निम्न जाति के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब एक समान है, सब एक समान है। क्या ये चीज हमारे समाज में पहले से है? नहीं है, नहीं है हमारे समाज में पहले से। एक एग्जांपल आप समझिए ना, यहां पर मेल और फीमेल को लेकर ही, लड़का लड़की को लेकर ही समाज में जितना फ्रीडम एक लड़का को मिलता है, क्या उतना फ्रीडम लड़की को मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। महिलाएं है, तुम लोग हल्ला बहुत करता है यार, ठीक है, ऐसे ये नहाए ना, मूड खराब है मेरा। तो एकदम शांत रहो, नहाए ना है, जानते हैं टाइम नहीं मिल पाया, बैच खत्म करके जाते जाते 2, 2:15 बज गया, खाना खाते खाते 2:45 बज गया, फिर क्वेश्चन भी देखना था करंट का, आज करंट का टेस्ट है डेली टेस्ट में, वो भी क्वेश्चन देखना था, उसी को देखते देखते जो है 3:15 बज गया, और फिर जो है आ गए, नहा नहीं पाए, समझे, इसलिए मूड खराब है। तो नहाने के बाद जो है मूड शांत रहता है, समझे। तो आप लोग हल्ला मत कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम डंगा देंगे एक तरफ से, समझे। और फिर कहिएगा कि मास्टर का मन बढ़ गया है, समझे, दिक्कत ये हो ना है। तो शांत रहिए आप लोग। देखिए, हाँ, अगर समाज में महिला और पुरुष को एक समान नजरिए से देखा जाता, एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता, तो सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने को लेकर के इतना कदम नहीं उठाता। कहीं ना कहीं महिलाएं हमारे समाज में पिछड़ी हुई है,
इसलिए महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महिला सशक्तिकरण को लेकर अनेकों कदम उठाए गए हैं। महिलाओं को 35% तक सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। यही सब तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत उठाया गया कदम है। तो पहले से हमारे समाज में समानता नहीं था, पहले से हमारे समाज में समानता नहीं था। महिलाओं को पहले शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पहले वेद पढ़ने का अनुमति नहीं था, फिर दलितों को पहले शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। तो कहां से हमारे समाज में पहले से समानता था? तो हमारे समाज में पहले से समानता नहीं था। समझ गए? तो यह भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, मतलब शामिल है अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में। तो यही सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। आंसर बंधुता दिया हुआ है क्या? बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। भाईचारा, भाईचारा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास उपासना की स्वतंत्रता। बंधुता होगा, स्वतंत्रता नहीं होगा, बंधुता होगा। बंधुता याद रख लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बंधुता। क्या? बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है, मतलब कानूनी रूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है? गलत है। यह लागू नहीं किया जा सकता? सही है। विशेष परिस्थिति में लागू किया जा सकता? नहीं। आंसर हो जाएगा बी। इसका क्या मतलब है समझिएगा। देखिए, विधिक रूप यानी कानूनी रूप। समझिएगा एक बात आप, एगो है फंडामेंटल राइट, एगो है डीपीएसपी, एगो है डीपीएसपी, एगो है फंडामेंटल ड्यूटीज और एगो है प्रियम्बल। प्रियम्बल समझिएगा क्या मतलब है, इसको समझिएगा। इसमें सिर्फ एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। इसका अर्थ यह है कि मौलिक अधिकार न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है। और इसका अर्थ यह है कि यह यानी मौलिक अधिकार का विधिक स्वरूप यह है कि मौलिक अधिकार को न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है। विधिक मतलब कानूनी स्वरूप, कानूनी स्वरूप। और मौलिक अधिकार को लेकर कानूनी स्वरूप यह है कि इसे न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है। इसे न्यायालय के आदेश से लागू किया जा सकता है। लेकिन अगर डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य की बात करें और प्रियम्बल की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, इन तीनों को न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब इन तीनों को न्यायालय लागू नहीं कर सकता।
इन तीनों को न्यायालय लागू नहीं कर सकता है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होता है। मतलब इसका विधिक स्वरूप, कानूनी स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता है न्यायालय के आदेश से। इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है, यही इसका कानूनी स्वरूप है। कुछ समझ पा रहे हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि यह न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। आंसर बी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? हो क्या हुआ है? कुछ हो गया है? मुंह और में कुछ है क्या? मुंह से आवाज काहे ना निकल रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवारी केस 1960 में कहा है। बेरुवारी केस 1960 में कहा है। तो किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? किसमें? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत है? कौन गलत है? गलत को चुनना है। 4 स्टेटमेंट है, उसमें एगो गलत है, गलत को ही चुनना है। यह न्यायविद नहीं है। आए? सही है या गलत? सही है। यह न्यायविद नहीं, इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता। यह न्यायविद नहीं है, मतलब इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। सही बात है। ये स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध कर सकती है, रोक नहीं लगा सकती है। सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। हाँ, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया। गलत है ना? हो प्रस्तावना में अभी तक 2 बार नहीं बल्कि सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। यही गलत है, यही इसका उत्तर होगा। भारत की देश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। आंसर हो जाएगा संप्रभुता। संप्रभुता। भारत की देश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। आए? भारत की देश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। संप्रभुता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये पहले था हो, इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? राजनीतिक समानता का उल्लेख है हो? आंसर ए होगा ना। समानता, 2 न समानता की बात की गई, प्रतिष्ठा की समानता और राजनीतिक समानता की बात नहीं ना की गई। राजनीतिक न्याय की ना बात की गई, राजनीतिक न्याय की ना बात की गई। आंसर ए होगा ना। हो बाद बाकी व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता, राष्ट्र की अखंडता, ये सब तो है ना। हो बोलिए ना। भारत के संविधान की उद्देशिका में किसका उल्लेख नहीं है? इसके जगह पर कौन कौन से 2 समानता का उल्लेख? प्रतिष्ठा और अवसर। गौर कीजिएगा, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है,
मतलब जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, उस अनुसार भारत क्या है? उस अनुसार भारत है संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? मतलब आर्थिक न्याय को लेकर बातें कहां कहां की गई है। एक तो अगर हम लोग संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में आर्थिक न्याय को लेकर बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय को लेकर बात की गई है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय को लेकर के यहां पर बात की गई है। इसके बाद आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में है, इन अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, और अनुच्छेद 39 में भी आर्थिक न्याय की बात की गई है। कैसे हम लोग कह सकते हैं अनुच्छेद 39 में आर्थिक न्याय की बात की गई है? अनुच्छेद 39 को पढ़िएगा तो उसमें है धन का समान रूप से वितरण, यानी जो धन है उसका समान रूप से भारत के लोगों के बीच वितरण किया जाए। यह तो आर्थिक न्याय वाली ही बात है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले, यह भी तो आर्थिक न्याय वाली ही बात है। तो मतलब एक प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात की गई है और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की बात की गई है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो वहां पर तो नहीं, किसी भी अनुच्छेद में आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है। तो 2 ऐसे प्रावधान है मूलतः जहां पर आर्थिक न्याय स्थापित करने की बात की गई है। एक है प्रस्तावना और दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक। आंसर बी होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया? उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट है, इसमें 3 गो सही है, 1 गो गलत है। जो गलत है उसी को चुनना है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। हां, सही है ये। प्रारंभ में ये संविधान के अंश नहीं थे, बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। हां, उद्देश्यों का उल्लेख है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है? उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता है। यही गलत है और गलत को ही चुनना था। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, लेवल 2 खत्म हो गया। आइए अब लेवल 3 पर। समझ गए? लेवल 3 पर आइए। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगतवा उद्देशिका बना। पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वही उद्देशिका यानी प्रस्तावना बना। हां, सही बात है ये। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसे न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता। हाँ, सही है, प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय के आदेश से लागू नहीं किया जा सकता। सही है ये भी। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है। इसका संशोधन किया जा सकता है और संसद इसका संशोधन किया है, एक बार हुआ है 42वां संविधान संशोधन के तहत। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। 1, 2 और 4। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 1997 का।
पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे, इसी क्वेश्चन को लेकर के हम बोले थे। यानी पूरा प्रस्तावना दे दिया है, बीच में एगो तिथि छोड़ दिया। प्रस्तावना याद रहेगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950? 26 नवंबर 1900, ठीक है ना हो? हाँ, अब हम काहे ही प्रस्तावना पढ़ेंगे, आप समझिए ना गए। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है, मतलब प्रस्तावना के संदर्भ में क्वेश्चन है, संविधान नहीं, प्रस्तावना में दिया गया आमुख होगा यहां पर, ठीक है। न्यायालय में लागू नहीं होता है, हाँ। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, हाँ। शासन करने के उद्देश्य को लिखित करता है, हाँ। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, हाँ। सभी चारों यहां पर जो है ना, सिर्फ ये कर लीजिए प्रस्तावना में दिया गया आमुख, यानी प्रस्तावना में दिए गए प्रावधान। प्रस्तावना में दिया गया आमुख यानी प्रस्तावना में दिया गया प्रावधान, प्रस्तावना में दिया गया प्रावधान, समझ गए। रिपीटेड क्वेश्चन है, सही है सभी चारों। आगे नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, हाँ है। कारण, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, हाँ किया गया है। कहने का मतलब क्या है समझिए, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। कहने का मतलब समझिए, एगो बात बताइए, मूल संविधान का प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जब समाजवाद और पंथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ने ही भारत को प्रस्तावना के अनुसार एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का काम किया है। मतलब 42वां संविधान संशोधन कहीं ना कहीं भारत को यह रूप प्रदान किया है। इससे पहले भारत सिर्फ संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया है। दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही है। भारत के संविधान की उद्देशिका, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। निम्न शब्दों पर विचार करें, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। मतलब प्रस्तावना में इन चारों शब्दों में सबसे पहले कौन शब्द है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक शब्द आया है संप्रभुत्व संपन्नता के लिए, तो 3। उसके बाद समाजवाद, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और उसके बाद प्रजाता। 3 1 4 2। आंसर क्या हो जाएगा? ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, यही होगा उत्तर। कंफ्यूजन है इसमें। ये जनवादी आया है गणतंत्र के लिए, सॉरी जनवादी आया लोकतंत्र के लिए, सॉरी लोकतंत्र के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से
सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। यहां पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, अनुच्छेद 15 यहां पर है, इसका उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। यहां पर आप सुधार कर लीजिएगा, 14 और 15 होगा, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, इस प्रकार जो है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ और चैप्टर नंबर 5 में जो है हम लोग इंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब 3 चैप्टर बाकी है, आज 5वां चैप्टर में इंटर करते हैं और याद करते जाइए, समझे। और एक बात जान लीजिए, आपको मॉडर्न का जो ऑब्जेक्टिव वीडियो के थ्रू करवाए हैं उसमें लुसेंट ऑब्जेक्टिव भी है, घटना चक्र भी है, दृष्टि भी है। अन्य ऑब्जेक्टिव करने का जरूरत नहीं है, उसी को बार बार करने का जरूरत है। बायोलॉजी जो बिट्टू सर के द्वारा करवाया गया है उसमें एनसीईआरटी है, बीटीबीसी है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, घटना चक्र है, हर कुछ है उसमें। और ये जो हम आपको पॉलिटी करवा रहे हैं इसमें भी हर चीज है। मतलब जो बार बार आप कमेंट के थ्रू या ऐसे मिलकर या ऐसे आपके मन में विचार आता है क्या इसके अलावे भी और कुछ करना है, तो इसके अलावे और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके अलावे भी कुछ करना पड़े तो फिर यहां आने का कोई मतलब ही नहीं है। जितना दिया जाता है, जितना करवाया जाता है उसी को बार बार कीजिए, जितना अधिक से अधिक बार हो सकता है उतना अधिक से अधिक बार कीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं है। समझ गए? तो इसमें जो मुंह चमकाने लगते हैं, नीतीश कुमार तो हमारा ससुर न है कि हम कहेंगे न जब हम क्लास ले तो आप लाइन मत कटवाइए, समझे। तो अब लाइट कटता है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मुंह चमकाने लगते हैं। लाइट कटता है, पूरे पटना में लाइट कटता है। आइए अब, तो इधर उधर मुंह ज्यादा मत मारिए, जितना बतलाते हैं उतना कीजिए और उतना सफिशिएंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होमवर्क के थ्रू दे रहे हैं। हिस्ट्री में तो होमवर्क के थ्रू करवा दिए हैं, मॉडर्न में पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, आपके क्लास में करवाएंगे। तो उसको करना है, ऑब्जेक्टिव पे पकड़ बनाना है। और देखिए, आप अनुभव किए होंगे, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे तो आप अनुभव किए होंगे, आप पढ़ने वाले नहीं होंगे तो तब तो कोई बातें नहीं है। तो आप देखे होंगे कि अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े होंगे और अब ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो अब आपका चीज जो है ज्यादा स्पष्ट हो रहा होगा। जैसे बायोलॉजी आप पढ़े सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दिए, ऑब्जेक्टिव जाकर के आप घर पे कीजिए, चैप्टर खत्म हो, ऑब्जेक्टिव जाकर के आप घर पे कीजिए, देखिए और भी चीज आपको स्पष्ट होगा। लेकिन आप ऐसा करेंगे थोड़े, करते हैं ऐसा। जैसे बायोलॉजी हो रहा है तो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपके बैच में अपलोड करवा रहे हैं, तो आप उसको करते हैं। और पॉलिटी सब्जेक्टिव पढ़े और ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आपका चीज क्लियर हो रहा है, पहले से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा, समझे। और इतना में ही आपका काम हो सकता है। तो हम बार बार यही कहेंगे कि अगर आप इधर उधर भटके तो ना तो आप संस्थान के हो पाएंगे और ना आप इधर उधर के हो पाएंगे। तो हम आपको यही कहेंगे, संस्थान के नोट को अपना आधार बनाइए और उसी को कीजिए। जितना बार होता है उतना बार कीजिए। अनुप्रिया नाम की लड़की है, पहली बार में एसआई क्लियर की है, काफी कम उम्र है। सुधा, वो भी लगभग पहली बार उसका भी है, हाँ पहली बार उसका भी है। 2022 में तो उसका ग्रेजुएशन हुआ है। 100% संस्थान के चीजों को की है। और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जो भी अपने संस्थान से पढ़ा है तो संस्थान का चीज पढ़ा है। एक बिहार पुलिस है, हमको मैसेज किया है, वो आएगा भी, उसको छुट्टी नहीं मिला है विधानसभा सत्र के चलते,
उसको छुट्टी मिलेगा तो वो आएगा। वो अपने संस्थान में कोई बैच नहीं किया है, वो अपने संस्थान का स्टडी मटेरियल ले जाकर के बिहार पुलिस में रहते हुए टाइम निकाल करके पढ़ा है, उसका 1275 में मेरिट बना है। वो स्पेशली हमसे रिक्वेस्ट किया है कि सर हमको मंच चाहिए और कैसे जॉब में रहते हुए आपका स्टडी मटेरियल लेकर के हम बिहार एसआई का तैयारी किए और हम फाइनल मेरिट में शामिल हुए। वो शेयर करेगा, वो आएगा, हम मिलवाएंगे आपको, समझ गए। तो लोग तो यहां पर संस्थान का स्टडी मटेरियल लेकर के पढ़ के तैयारी करके मेरिट में आ रहा है और आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। इसके बावजूद बात है आपके दिमाग में डिस्ट्रक्शन बहुत है, बात है आपके आसपास का वातावरण खराब है, समझे। कोई कहेगा लुसेंट पढ़ो, लुसेंट में लग जाएंगे। कोई कहेगा घटना चक्र पढ़ो, घटना चक्र में लग जाएंगे। कोई कहेगा परीक्षा वाणी पढ़ो, उसमें लग जाएंगे। कोई कहेगा दृष्टि पढ़ो, उसमें दृष्टि पढ़ो, उसमें लग जाएंगे। ना लुसेंट हो पाएगा, ना घटना चक्र, ना दृष्टि, ना परीक्षा वाणी और ना ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के स्टडी मटेरियल में सब चीज है, बस चीजों को करने की जरूरत है विदाउट डिस्ट्रक्शन, समझे। तो आइए अब चैप्टर 5 लेवल 1 भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कौन सूची के अंतर्गत? राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार डैश विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार डैश विषय के अंतर्गत आता है। पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायत को, ऐसे तो ग्राम पंचायत के गठन को लेकर प्रावधान है अनुच्छेद 40 में, लेकिन पंचायत को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? पंचायत को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध? कौन अनुसूची में? 5वीं में ना? 5वीं। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध? किसमें है? 5वीं। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार? नहीं। दूसरा भाग में है नागरिकता। तीसरा भाग नागरिकता? नहीं, इसमें है मौलिक अधिकार। चौथा एक भाग मौलिक कर्तव्य। हां, सही को ही सुमेलित करना था, आंसर क्या हो जाएगा? सी। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व? नहीं। संविधान के 5वें भाग है संघ का शासन, आंसर हो जाएगा सी। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित? 7वीं अनुसूची में। कौन अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित? किसमें है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में? किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस। देखिए सुनिए, आप बिहार एसआई बनिएगा ना, कुछ समय के लिए आपको रेलवे में भी भेजा जाएगा ड्यूटी करने के लिए। उस संदर्भ में जो राज्य पुलिस है, उस संदर्भ में जो रेलवे पुलिस है, जैसे सुनिए, जैसे पटना का ही एक है रंजीत, वो पिछले दिनों आया हुआ था, वो बिहार एसआई है,
लेकिन उसको जो है 3 महीना के लिए रेलवे में ड्यूटी दिया था इंस्पेक्शन करने के लिए 2-3 फोर्स के साथ। तो एक रोज जो है पटना ही आया था, पटना स्टेशन तक आया था, तो आया था कोचिंग पे। यानी कहने का मतलब ये है कि बिहार एसआई, ये तो बिहार सरकार है, बिहार सरकार वैकेंसी निकाला, बिहार सरकार का है पदाधिकारी, लेकिन रेलवे में कुछ समय के लिए भेजा जाता है। तो उस संदर्भ में जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, उस संदर्भ में जो रेलवे पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। समझ गए? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत भी समवर्ती सूची का विषय है और वन भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, विद्युत, वन ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। बाद बाकी बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये सब संघ सूची का विषय है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये सब संघ सूची का विषय है। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची 4 राज्य में लागू होती है। छठी अनुसूची 4 राज्य में लागू होती है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो किस में लागू नहीं होती? मणिपुर ना। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची का विषय है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना कौन सूची का विषय है? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना कौन सूची का विषय? कौन सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामला। आपराधिक मामला समवर्ती सूची का विषय है। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है। रेडियो, टेलीविजन और विदेशी मामला की बात करें तो संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। आपराधिक मामला जो है समवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? आपराधिक मामले। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस कौन सूची का विषय है? पुलिस। विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन। विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है नवीं अनुसूची में। कौन अनुसूची में? नवीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित कौन अनुसूची में? किसमें किया गया है? राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन अनुसूची में? वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना के दृष्टिकोण से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची है? गणना के दृष्टिकोण से 450 से अधिक अनुच्छेद। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 463 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना के दृष्टिकोण से कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची? भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची राज्य के नाम की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली अनुसूची। मूलतः भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया? मूलतः भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 22 भागों में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312। तो अखिल भारतीय सेवाओं के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए? कौन अनुच्छेद के अंतर्गत? 312। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में शामिल है। पुलिस राज्य सूची का विषय है, कारागार राज्य सूची का विषय है और लोक व्यवस्था भी राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह प्रावधान आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अधीन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अधीन। तो याद रखिएगा इसको, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 117। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन। राजनीतिक दल बदल की चर्चा कौन अनुसूची में? 10वीं में ना पंचायती व्यवस्था, 11वीं में ना भाषा, 8वीं में ना निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? सहकारी समिति शब्द 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया है। 97वां संविधान संशोधन 2011। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल? 7वीं अनुसूची में है। किसमें है? 7वीं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को लेकर प्रावधान किस अनुसूची में? किसमें है? आगे। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख? 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया? 22 भागों में। कितने भागों में? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया? कितने भागों में? भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूची है? 25 भाग और 12 अनुसूची। 25 भाग और 12 अनुसूची। भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूची है। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितने अनुच्छेद? 448। 448। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। 3 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 279A 279A किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? यह वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की चर्चा ही 279A में है। यूपीएससी को लेकर प्रावधान अनुच्छेद 315 में है। भारत निर्वाचन आयोग को लेकर प्रावधान 324 में है। वित्त आयोग को लेकर प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। तो 279A में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की चर्चा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता है और राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा प्रदान कर सकता है। क्षमा, परिहार, लघुकरण, विराम, प्रविलंबन, ये 5 प्रकार से राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 72 में किसका उल्लेख है बताइए? राष्ट्रपति के क्षमा करने की। भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 124। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसकी चर्चा है 75। वाक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा है 19, अनुच्छेद 19 में। आगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? अनुच्छेद 72 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता, फॉरेस्ट वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया? देखिए, शिक्षा पहले राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। वर्तमान में शिक्षा समवर्ती सूची में है, तो आंसर समवर्ती सूची होगा। तो भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया? किस सूची में? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, क्योंकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, अस्पृश्यता उन्मूलन 17, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 21 का क, तो बच वही रहा है ए। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किए गए? जीने का अधिकार हमें देता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख? 21 के ए या क में शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है और 21 के क के तहत ही शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। आंसर ये। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह प्रावधान किया गया है कि आपातकाल के दौरान 2 मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, वह है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। तो आपातकाल के दौरान भी इन दोनों मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इनके अलावे अन्य मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा 20 और 21। तो आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20 और 21। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंभ्रांत स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? यानी यह कह रहा है, कौन अनुच्छेद दोषी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है? यह अधिकार देता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दोषी व्यक्ति को संरक्षण देता है, दोषी के विरुद्ध संरक्षण की बात करता है। अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 यह अधिकार देता है। आंसर होगा 20। 22 तो आपको यह अधिकार देता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, आपको 24 घंटा के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है और आप अपने मन मुताबिक वकील रख सकते हैं। यह अधिकार 22 देता है। अनुच्छेद 20 आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने से रोकता है।
अनुच्छेद 20 आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने से रोकता है। प्रश्न का थोड़ा लैंग्वेज टफ है, लेकिन प्रश्न का डिमांड यही है कि कौन अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने से रोकता है, तो आंसर होगा 20। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया? यानी मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी जरूर मिलनी चाहिए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब यही होता है। तो यह प्रावधान अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 43। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है? अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। और अनुच्छेद 51 में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने को लेकर प्रावधान किया गया है, इसी पर तो हमारी विदेश नीति निर्भर करती है। भारत की विदेश नीति इसी पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी देश से संबंधित है। यह सहकारी समिति से संबंधित है। 43 का भी सहकारी समिति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है दो अनुच्छेद। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 और दूसरा है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? भारत का उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। वही भारत का सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन है। और अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक मसलों पर सलाह लेने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 56। और अनुच्छेद 56 यह कहता है कि शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन अनुच्छेद है? कौन अनुच्छेद है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब संघ सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघ सरकार के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के विषय में बतलाता है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है इस विषय में बतलाता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका के विषय में बतलाता है। और अनुच्छेद 55 यह कहता है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। वित्त आयोग से। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। शिक्षा मौलिक अधिकार है 21 के क के तहत। समानता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है नागालैंड को। नागालैंड को। तो किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में
नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 3 ना बताए हैं ना वो। हाँ, तो किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल को लेकर उपबंध है? किसमें है? 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची द्वारा शासित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य को लेकर प्रावधान है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर नहीं। 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 301 को। कैसे प्रभावित किया है? देखिए आप सब लोग जानते हैं मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा लिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 को क में शामिल करते हुए संपत्ति के अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 300 के क में रखते हुए उसे कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया, इसी कारण हम लोग यह कहते हैं कि यह संविधान संशोधन अनुच्छेद 300 के ए को या क को प्रभावित करता है। तो 44वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है? 300 के क या ए। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? मतलब धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में और धन विधेयक को परिभाषित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया है, जैसे यह है कि धन विधेयक को सबसे पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाएगा। यह सब प्रक्रिया है 109 में। 115 में अनुपूरक बजट की चर्चा है और अनुच्छेद 113 में अनुदान की मांग की चर्चा है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है? समानता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार 21 का को कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 14 में। तो किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 14। भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद? संविधान के लागू होने के समय मूलतः 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद? 395। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 29। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 29। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? 29। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है? उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 243। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है? 243। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? अनुच्छेद 112। 112 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 263 में। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? वित्तीय आपात को लेकर प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। संविधान के संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? अनुच्छेद 368। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के हनन होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची में है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ता। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची। शपथ और प्रतिज्ञान 3। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची 1। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 123 के तहत। आज इतना ही रहने दीजिए। होमवर्क क्या दिए थे? हाँ, चलिए करवाते जा रहे हैं, याद करते जाइए। ठीक है। होमवर्क भी दिए थे कुछ। क्या दिए थे? बायोलॉजी जितना होगा उतना, और पॉलिटी में जितना हुआ था उतना। आज होमवर्क नहीं पूछेंगे। होमवर्क पूछेंगे कल, और पूछेंगे 1 बाय 1। कल ये नहीं पूछेंगे कि जिसको याद है वो खड़ा हो जाइए। कल हम खड़ा करेंगे अपनी मर्जी से। और होमवर्क सुनिए, चैप्टर 4 पूरा, और चैप्टर 5 में आज जहां तक हुआ है उतना, और बायोलॉजी में आज तक जितना होगा चैप्टर 9 उतना पूरा। अगर खत्म हो जाएगा तो पूरा पूछेंगे, नहीं होगा तो नहीं पूछेंगे। जहां तक हुआ है वहां तक पूछेंगे। समझे? डेली बेसिस पर आप लोग पढ़िए, जितना पढ़ाया जाता है उतना याद करते जाइए, रिवीजन कीजिए। कल जो है नीचे ही रहिए, नीचे ही रहिए। हाँ बोलिए, क्या है? क्या है बोलिए ना। इसको बोले थे फाड़ के लाने के लिए।
दीजिए पेन। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बायोलॉजी का क्लास है अपना, कीजिए। धन्यवाद।